Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about the topic title is biofuel. This topic is from TYBSc Zoology paper 5 Applied Component semester 5 Environmental Science and Pollution. So this is the next topic from unit number 2 the alternative sources of energies. तो इसमें ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि जो है बायोफ्यूल्स. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द बायोमास एनर्जी. राइट नाउ वी डिस्कस इन दिस वीडियो द बायोफ्यूल्स. सो द फ्यूल्स that produces through contemporary process from biomass rather than the very slow geological processes involved in the formation of fossil fuel. तो ये जो बायोफ्यूल्स है ये एक ऐसा कंटेम्प्रेरी प्रोसेस है, मतलब एक केमिकल प्रोसेस है बहुत सारा कि जिसमें बायोमास का वहाँ पे यूज़ किया जाता है या फिर जो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ किया जाता है. और जैसे ही जो हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं या अभी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन से, वैसे ही ये प्रोसेस वहाँ पे केमिकल रिएक्शन की हेल्प से फास्ट प्रोसीड करके उसको ऑब्टेन किया जाता है. तो जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है, मतलब हज़ारों लाखों साल उसमें निकल जाते हैं. उसके बाद वो जो फॉसिल फ्यूल है वो बनता है, फिर उसको हम प्यूरीफाई करके डीजल, पेट्रोल या फिर ऑयल ऐसे उसको सेपरेट करके यूज़ करते हैं. तो ये एक ऐसा ही एक सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की मदद से ऐसा ही जो फ्यूल है रिक्वायर्ड उसे हार्वेस्ट किया जाता है या फॉर्म किया जाता है. सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ biofuel getting to use. So biomass and the biofuels are interchangeable. मतलब ये जो है ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है एज वेल एज चेंज है. ये एक दूसरे पे असर वहाँ पे करते हैं, मतलब एक अगर चेंज हुआ तो दूसरा नो डाउट उस पर उसका चेंज होगा, वो इंक्रीमेंट में भी होगा या डिक्रीमेंट में भी होगा. सो इंटरचेंजेबल है ये दोनों, बायोमास एंड बायोफ्यूल्स. एंड द बायोफ्यूल्स इज़ यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पजेस इन द डेली रूटीन लाइक एज द ट्रांसपोर्टेशन. सो ये जो बायोफ्यूल्स है वो रेगुलरली डेली पर्पज़ पे यूज़ होता है अलग अलग जगह पे. एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर इंजन रन करने के लिए उसको सिंपल सा यूज़ किया जाता है. ओके, सो इट इज़ मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, दैट इज़ द एनर्जी क्रॉप्स. नाउ द एनर्जी क्रॉप्स might be involves, there is the simple crops which can easily produces the number of या फिर large amount of carbohydrates or starch inside the particular photosynthesis process, so that can be get in the reactions and we get the biodiesel for the यूज़. सो ये ऐसे क्रॉप्स में वहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है कि जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या फिर प्लांट्स में स्टार्च का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कि जहाँ में से ये हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बायोफ्यूल है वो मिल सके. ओके, एंड दिस बायोफ्यूल केमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस also helps for the कार्बन फिक्सेशन. जो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है या फिर उसको फ़िल्टर करके डीजल, पेट्रोल हम यूज़ करते हैं तो उसका जो कार्बन इमिशन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर बायोडीजल और बायो पेट्रोल. ओके, सो दीज आर द सर्टन information regarding the biofuel. So there are types, basically the bioethanol and biodiesel.
These are the particular types of biofuels which is mostly used for various purposes, to, like as to run the engine or to run the vehicle, or another kind of purposes like as to produce the heat. Okay, so the bioethanol, it is made from the fermentation process which involves the carbohydrates to get breakdown and or fermentize with the help of bacteria, so that can be lead to the production of alcohol in that process. So carbohydrates produced in the sugar or starch crops are mostly used for the particular fermentation process, like as a corn, sugar cane, sweet sorghum. These are the certain examples of the crops which is used in the bioethanol production or fermentation process. Okay, so this bioethanol is mostly used as a fuel for the व्हीकल्स. अभी आपने अगर कभी पेट्रोल पंप पे एक अच्छे से नज़र डाली होगी तो आपको वहाँ पे छोटा सा वो बोर्ड वहाँ पे मिलता है कि जो पेट्रोल हो या डीजल हो आप ले रहे हो उसमें 10% ऑफ इथेनॉल मिक्स वहाँ पे आपको मिलेगा. सो दैट इज़ अगेन अल्कोहल इन दैट पेट्रोल और डीजल. सो ये सिंपल सा यूज़ वैसे ही होता है लाइक एज अ फ्यूल. अभी वो 10% है और जैसे जैसे वो प्यूरीफाई होगा या फिर उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो ज़्यादा रहेगा तो वैसे ही उसको एज अ फ्यूल करके डायरेक्टली भी यूज़ किया जाता है. इट कैन और इट आल्सो यूज्ड इन अ गैसोलिन एडिटिव्स. जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है या फिर गैसोलिन करके एक फ्यूल है जो रेगुलरली यूज़ किया जाता है अलग अलग व्हीकल्स में, तो उनमें भी एज ए एडिटिव कर यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो ये एक वहाँ पे एडिशन करता है कि जो क्या करता है, जो गैस या फिर गैसोलीन होता है तो उसका जो ऑक्टेन नंबर है वहाँ पे वो इम्प्रूव करता है और जो व्हीकल है उसका इमिशन भी वहाँ पे इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से कम पोल्यूशन वहाँ पे व्हीकल के थ्रू होता है. ओके, और ये जो बायो इथेनॉल है एज अ फ्यूल करके यूज़ करने में यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राज़ील, ये दोनों कंट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉप पर है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ये बायो इथेनॉल का यूज़ फॉर द फ्यूल पर्पज़ के लिए करते हैं. ओके, देन द बायोडीजल. दिस बायोडीजल इज जनरली produced from oils and fats which is needed the transesterification process. Okay, so this is particular process transesterification done by the various chemical reactions. From that the biodiesel is obtained. So ऐसे प्रोसेस से ट्रांसस्टरिफिकेशन प्रोसेस से वो फ्यूल वहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है जिसमें ऑयल या फिर जो फैट है वो वहाँ पे यूज़ होता है. ओके, तो अगर इसमें हम बात करें तो ये एक यूरोप में कॉमन फ्यूल है बायोडीज़ल. बहुत सारे जगह पे आपको इसके जैसे पेट्रोल पंप डीजल पंप हमारे यहाँ पे होते हैं वैसे ही ये यूरोप में बायोडीज़ल के पंप वहाँ पे मिलते हैं. अभी हमारे भी कंट्रीज़ में बहुत सारे जगह पे ये बायोडीज़ल के पंप अवेलेबल है, बट बहुत से लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है. ओके, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ व्हीकल बट यूज एज अ एडिटिव टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पार्टिकुलेट्स. ये एक रेगुलर फ्यूल करके भी उसको यूज़ किया जा सकता है या फिर यूज़ किया ही जाता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम इसको एज अ एडिटिव करके ही वहाँ पे यूज़ किया जाता है बिकॉज देर इज़ अ वेरिएशन इन जनरेशन ऑफ इंजिन्स. जो इंजिन्स के जनरेशन है उसमें अलग अलग स्टेजेस अभी फ़िलहाल बहुत सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल है और वो इंजन उतने मॉडिफाइड अभी तक नहीं है कि जो ये ऐसे बायोडीज़ल पे टोटली वहाँ पे रन हो सके. तो अभी
जो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स की इंजन वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से ये लिटिल बिट अमाउंट 10% 20% एडिटिव्स बायोडीजल रेगुलर डीजल में करके उसको यूज़ किया जाता है, कि जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो उससे पॉल्यूशन होगा या फिर पार्टिकुलेट्स इमिट होंगे तो उसका जो लेवल है वो कम होगा, इंजन का लाइफ भी बढ़ेगा, जो उसका स्मूथनेस है वो भी बढ़ेगा, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा. सो दिस इज़ द पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ बायोडीजल. इट कैन इमिट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम डीजल पावर्ड इंजन. सो ये जो बायोडीजल है वो अगर यूज़ किया जाए तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे रिलीज़ होगा, हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ होंगे, मोस्ट ऑफ टाइम नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ पे रिलीज़ होंगे, कि ये जो प्रोडक्ट है वो डीजल के जो कंपोनेंट बनेंगे या फिर उसका जो ट्रांजिस्टरिफिकेशन प्रोसेस किया जाएगा तो उसमें जो थोड़ा बहुत कार्बन कंटेंट वहाँ पे रहेगा तो उसकी वजह से ये लिबरेट होंगे. ओके, देन इन 2019 मतलब 2019 में जो वर्ल्ड वाइड बायोडीजल का प्रोडक्शन है वो नियर अबाउट 161 बिलियंस लीटर इतना बढ़ गया है. मतलब इतना डीजल वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और वो यूज़ भी होता है. ओके, सो these are the two particular types of biofuels which is commonly used in various processes like as various engine running processes. Okay, then the sources of this biodiesel, that means the particular uh, raw material or the particular simple initial product, initial material which is used to get the biofuel is the animal fat. उसके बाद है शुगर केन, राइस, बीटरूट, वुड चिपिंग, कैनोला ऑयल, पाल्म ऑयल, कॉर्न ऑयल, रैपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल. ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है कि जिसका यूज़ करके वहाँ पे ये बायोडीज़ल ऑब्टेन किया जाता है. सो ये अगर मोस्टली ये ऐसे बात करेंगे तो ये ऑयल्स जो है या फिर जो फैट है, शुगर केन है या फिर राइस बीट है, इनमें स्टार्च ज़्यादा रहता है जिनमें उससे बायो इथेनॉल ईज़िली ऑब्टेनिंग किया जाता है. और जो कैनोला, पाम, कॉर्न, रैपसीड, सोयाबीन, सनफ्लावर जो ऑयल्स है या फिर सिंगल यूज़ ऑयल है उनका ट्रांसिस्टरिफिकेशन वहाँ पे किया जाता है डीजल बनाने के लिए. तो ये जो सिंगल यूज्ड ऑयल है या फिर फैट्स है तो उनको वहाँ पे मॉडिफाइड किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है डीजल में. तो दीज आर द सर्टन सोर्सेज फ्रॉम दैट द बायोफ्यूल इज गेट प्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ this is the just representative image where we can easily getting the idea about how the biodiesel is recyclable or it can be environmentally friendly. तो ये यहाँ पे सिंपल से डायग्राम में हमें पता चलता है कि वो कैसे फ़ायदेमंद है. ओके, देन देर आर द जनरेशन्स ऑफ फ्यूल. ये जो बायोफ्यूल्स है इसमें जनरेशन होते हैं, मतलब इसमें ग्रेडिंग किया गया है. जो डीज़ल या इथेनॉल वहाँ पे बनेगा, जो बायोफ्यूल बनेगा उसका ग्रेडिंग किया गया है कि अकॉर्डिंग टू दैट वो जो पर्टिकुलर फ्यूल है उसको यूज़ किया जाता है. तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं: फर्स्ट जनरेशन फ्यूल, सेकंड जनरेशन फ्यूल एंड थर्ड जनरेशन फ्यूल, फोर्थ जनरेशन फ्यूल. तो ये ऐसा जो इसका कैटेगराइजेशन है उस पर हम फर्स्ट जनरेशन फ्यूल देखेंगे कि ये जो है फर्स्ट जनरेशन फ्यूल इट इज़ मेड फ्रॉम द फूड क्रॉप विच इज़ ग्रोन ऑन अरेबल लैंड. जो ऐसे ही कुछ वहाँ पे फार्मिंग एरियाज़ है कि जहाँ पे रेगुलर क्रॉपिंग किया जाता है
या रेगुलर फूड क्रॉप वहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं, ऐसे एरिया में वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करके उसको फिर ये बायोफ्यूल जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ईस्ट फर्मेंटेशन और ट्रांसस्टरिफिकेशन मेथड, और ये भी यहाँ पे फर्मेंटेशन या फिर स्टरिफिकेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। ओके, देन द सेकंड वन इज second generation biofuel. This is made from woody biomass or agricultural waste, जो एग्रीकल्चर में वेस्ट वहाँ पे बचता है या फिर क्रॉप का वेस्ट बचता है। सपोज़ कॉर्न का वहाँ पे बहुत सारा कल्टीवेशन किया गया है, अगर वो कॉर्न के जो रूट्स है उसको निकाला जाए, फिर उसको जो पर्टिकुलर फ्रूट है उसको निकाला जाए, तो बाद में जो भी पूरा प्लांट का मटेरियल या रेसिड्यूज वहाँ पे बचता है तो वो बाद में एक तो जलाया जाता है या फिर इनलैंड उसको डंप किया जाता है वहीं पे कट करके। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है कि उसको ये बायोडीजल प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेन क्रॉप्स यूज्ड टू जनरेट द फ्यूल। जो क्रॉप है उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको ही यूज़ किया जाता है फ्यूल जनरेट करने के लिए। ओके, और इसमें मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ होने वाला है स्ट्रॉज, बेगासेस, पेरेनियल ग्रासेस, जट्रोफा, वेस्ट वेजिटेबल ऑयल्स, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट and so on. So these are the certain materials which is used for to produce second generation fuel. Then the next one, third generation biofuel. It is mostly made from the using algae for biodegradation of the waste. ये algae का यूज़ करके वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें मटेरियल जो है या फिर बायोलॉजिकल वेस्ट जो है उसका डिग्रेडेशन किया जाता है। देन इट हैव अ हायर यील्ड एंड कैन बी ग्रोन विद द मिनिमल लेवल। इसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई क्वालिटी का या फिर हाई लेवल तक जाता है, और ये छोटे से लेवल तक भी हम इसको बना सकते हैं। इसका और एक फ़ायदा है कि ये फ्रेश वाटर जो वेस्ट है या फिर सलाइन वाटर वेस्ट मटेरियल है उस पे भी इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, देन इसका और एक ऐसा पॉइंट है कि जो इजीली है कि ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है, हार्मलेस भी है एनवायरनमेंट के लिए, और अगर ये बायोडीज़ल या फिर ये अलगी से प्रोड्यूस किया गया फ्यूल है वो अगर स्पॉइल भी हो गया, स्प्लिट भी हो गया, तो वो एनवायरनमेंट के फ्री रहेगा, क्योंकि उसमें नो केमिकल्स रिएक्शन, ना कुछ एक्सेसिव प्रोसेस उसमें किया जाता है। उसको सिंपल से फर्मेंटेशन प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है, तो वो इजीली एनवायरनमेंट में रिटेक हो जाएगा। ओके, देन इट रिक्वायर्स द हायर एनर्जी एंड फर्टिलाइज़र। ये जो फ्यूल है थर्ड जनरेशन का फ्यूल, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है या फिर रिक्वायर्ड होता है, कि जिसकी वजह से जो मेन क्रॉप है वो भी उसका भी यील्ड आपको अच्छा मिले, और उसका जो प्रोडक्ट वहाँ पे बचेगा तो वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अवेलेबल होगा। तो इसके लिए इसमें ज़्यादा एनर्जी एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। ओके, और इसका एक जो फ़ायदा है वो है कि ये डिग्रेड फास्ट भी होता है रादर देन द अदर बायोफ्यूल्स। ओके, इट डज नॉट फ्लो वेल इन कोल्ड टेम्परेचर। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ऐसा है कि ये जो थर्ड जनरेशन फ्यूल है वो कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लो नहीं होता, या फिर उसमें ज़्यादा वो अच्छे से वर्किंग नहीं करता। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल. It includes
इलेक्ट्रोफ्यूल एंड सोलर पैनल, इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूल और सोलर पैनल का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूल्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल बॉन्ड की एनर्जी में उसको स्टोर किया जाता है इन द लिक्विड फॉर्म और द गैसियस फॉर्म। तो एक ऐसा एक प्रोसेस इसमें किया जाता है। और क्या होता है बाद में इसको फिर ब्यूटेनॉल, बायोडीजल या फिर हाइड्रोकार्बन से, मीथेन है, ब्यूटेन, ये सब ऐसे पर्टिकुलर कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, तो उसको वहाँ पे बाद में एज ए एनर्जी सोर्सेस करके यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर बायोडीजल और बायोफ्यूल, or we can it called as the generations of the biofuel. Okay, so this is all about a particular biofuels. Thank you.